कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन ने द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने बताया कि सरपंच अजय पंडिता के घर के पास ही आतंकियों ने उन पर गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। सरपंच की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच की हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या कायरतापूर्ण है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमारे लोकतंत्र पर बेकार के आतंकी हमले इस बात पर हमारा विश्वास और पक्का करते हैं कि जो भी हो जाए ये गणतंत्र बना रहेगा। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर दुख जताते हुए भी ट्वीट किया और लिखा कि अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा हूं। हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख पहुंचा। मैं एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता पर ऐसे हमले की निंदा करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद राजधानी से लगी सीमाओं को खोल दिया गया। इस फैसले के बाद अब पड़ोसी राज्यों से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन को मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, जिसका असर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिखा। सीमाएं खुलने के बाद पिछले कई दिनों से जैम से जूझ रहे लोगों को राहत मिल गई। जो चेकिंग चल रही थी वो चेकिंग अब नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसा आदेश यहाँ पर दे दिया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, लेकिन सड़क पे अभी भी बैरिकेटिंग यहाँ पर मौजूद है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भी बिना किसी जांच और मंजूरी के गाड़ियों को राजधानी में घुसने दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज जो सरकार के आदेश थे उसके बाद इस बॉर्डर को खोला है, ताकि जो ट्रैफिक दिल्ली को जाने वाला हो वो स्मूथ हो सके। दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए राजधानी की सीमाओं को बंद कर दिया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में सीमाओं को बंद कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया। लेकिन कॉमन पास पर कोई रास्ता निकलने से पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सीमाओं पर लगी पाबंदी हटा ली। इस फैसले के बाद सरकार ने यह भी कहा कि वो इस बात पर अब भी कायम है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी, जिसके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई कि दिल्ली में फिर से सीमाओं पर सख्ती बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी सीमाओं को यह कहते हुए सील किया था कि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए सीमाओं को खोल दिया और बात फिर वहीं घूम फिर कर आ गई। अब स्थिति वैसी ही है जैसी एक हफ्ते पहले थी। सीमाओं पर दिल्ली की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में सीमाओं पर सख्ती अब भी बरकरार है। मतलब बिना पास के दिल्ली के लोगों के लिए गाजियाबाद और नोएडा जाना अब भी मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो डीएनडी वाला रास्ता है, उस पर तो एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी दिखी। जो भी व्यक्ति अगर नोएडा में एंट्री करना चाहता है तो उसे जिस तरीके से पहले इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास दिखाना होता था, वैसे ही पास मांगा जा रहा है। और अगर पास नहीं है तो आपको इस तरीके से वापस भेज दिया जाएगा। वापस भेज दिया कह रहे पास नहीं है तो जा नहीं सकते हैं बिना पास के, पर पास बनेगा नोएडा में। नोएडा ये जाने नहीं देंगे। कहाँ जाना था? मुझे नोएडा जाना था सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? वापस भेजनी है, बगैर पास के मैं नहीं जाने दूंगा। डीएनडी की तरह दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कालिंदी कुंज वाले रास्ते पर भी लोगों को जैम से जूझना पड़ा। यहाँ से सर पैदल आते हैं, फिर आगे जाकर हमारी गाड़ी मिल जाती है। फिर गाड़ी कितने किलोमीटर पैदल चलना है डेली? यही सर 1.5-2 किलोमीटर लगभग पैदल चलना है। नोएडा की तरह दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कई गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को गाजियाबाद में एंट्री मिल पाई जिनके पास मंजूरी थी। जिसके पास होगा उसी को जाने की इजाजत है, और जिसके पास नहीं होगा उसे यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। हरियाणा ने तो सीमाओं को एक हफ्ते पहले ही खोल दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जिले दिल्ली के पास हैं, वहां पुलिस की सख्ती अब भी है, जिसकी वजह से लोग कॉमन पास को जरूरी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया था, जो पूरा होने वाला है।
गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करेंगे। ये वर्चुअल रैली सुबह 11 बजे होगी, जिसमें अमित शाह ममता सरकार के 9 साल की 9 खामियां गिनाएंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पिछले 2 दिन में बिहार फिर ओडिशा की वर्चुअल रैली को संबोधित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अमित शाह की ये वर्चुअल रैली काफी अहम मानी जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल इकाई का फिर से गठन किया था। मॉनसून से पहले ही गुजरात में कई घंटों तक झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों की सड़कें तालाब में बदल गई और जगह जगह गाड़ियों के फंसे होने की तस्वीरें दिखने लगी। राजकोट के एक अंडरपास के नीचे एक छोटा ट्रक भी फंस गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने खुद ही ट्रक को खींचकर निकाला। राजकोट के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह पानी भर गया। अहमदाबाद में भी थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। ऐसा ही हालत अहमदाबाद शहर के ज्यादातर इलाके है, 4 रास्ते हैं, वहाँ पर दिख रहा है कंटिन्यू यहाँ पर जो बारिश बरस रही है। 1 इंच से भी बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अहमदाबाद शहर की हालत ऐसी यहाँ पर देखी जा रही है। भावनगर में भी सड़कों के तालाब में बदलने में देर नहीं लगी। यही हाल अमरेली का भी हुआ। हाईवे पर दौड़ रही गाड़ियों को दोपहर में ही हेडलाइट जलानी पड़ी। कुछ गांव तो पूरी तरह पानी में डूबे दिखे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। वहां पर कोरोना के खतरे को देखते हुए 10 अप्रैल को ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। लेकिन 2 महीने बाद पाबंदियों में मिली छूट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ती नजर आईं। कई दिनों बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले, हालांकि अब भी उनके चेहरों पर मास्क नजर आए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दफ्तरों में भी पहले की ही तरह कामकाज शुरू हो गया, जिसके बाद कर्मचारी अपने काम पर लौटते दिखे। Tapi banyak harus dipertimbangkan. Jadi kalau untuk karyawan dan staf yang diharus वहां की मेट्रो ट्रेन को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया और उनका तापमान मापकर ही स्टेशन के अंदर उन्हें जाने दिया गया। बाजारों में भी रौनक लौट आई और वहां की दुकानें पहले की तरह खुली दिखाई दी। ada rasa khawatir sih, belum bisa sepenuhnya bebas ya खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों का मुफ्त कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया। एक पुल के नीचे डॉक्टरों की कई टीमें कोरोना की जांच करने के लिए लोगों के सैंपल लेती नजर आईं। कोरोना काल के नए नियमों के तहत देश भर में शॉपिंग मॉल खुल गए। इसके लिए शॉपिंग मॉल के प्रबंधन ने कर्मचारियों और ग्राहकों की सेहत और सुरक्षा जांच के लिए खास इंतजाम भी किए। और कोलकाता के क्वेस्ट मॉल में आने वालों का तापमान जांचने के लिए खास मशीनें भी लगा दी गई। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्टलेस तरीके से यहाँ पर जो है टेम्परेचर लिया जाता है और थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है। साथ ही यहाँ एक कर्मचारी लाउडस्पीकर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की चेतावनी देता नजर आया। हमने अपने एक ऐप बनाया है। हमारे ऐप में आप प्री बुक कर सकते हो, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लाइन पे। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल के सबसे बड़े मॉल को खोलने से पहले विशेष पूजा भी की गई। पूजा करने का मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना जैसी महामारी के इस मुश्किल दौर में मॉल में अब कोई नई विपत्ति, कोई नई जैसे कहते हैं दिक्कत सामने ना आए। जबकि चंडीगढ़ के एलांटे मॉल में सुरक्षा कर्मी पीपीई किट पहने दिखे। यहाँ दुकानों के अलावा कई कंपनियों के दफ्तर भी हैं, जहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का तापमान मापने के बाद ही अंदर जाने दिया गया। जमीन के ऊपर यहाँ पर मार्किंग की गई है और लिखा गया है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। और ऐसी ही तैयारियों के साथ दिल्ली के मॉल भी खुल गए। सिलेक्ट सिटी वॉक नाम के मॉल में तापमान मापने के लिए खास मशीन लगाई गई, जो ये भी बताती है कि मॉल में आने वाले कितने लोगों को बुखार था। ये एक तस्वीर यहाँ की यहाँ है। यहाँ पर टनल बनाया गया है। जो भी लोग मॉल के अंदर जाएंगे इस टनल से होके जाएंगे। वहीं दिल्ली के इस मॉल में एक रेस्टोरेंट भी खुल गया, जहाँ आधी कुर्सियां हटा ली गई। अभिनेता सोनू सूद के मजदूरों की मदद करने पर सवाल उठाने के मामले में शिवसेना बैकफुट पर आ गई। एक दिन पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी नेता संजय राउत ने इस मामले को सियासत से जोड़ दिया था और सवाल पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद को एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चलाने की इजाजत किसने दी, जिसके बाद पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और मामले को शांत करने के लिए रात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में सोनू सूद से मुलाकात की। बैठक में कैबिनेट मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस पूरे विवाद में शिवसेना के बैकफुट पर आते ही उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख मध्यस्थता के लिए आगे आए और सोनू सूद उन्हीं के साथ मातोश्री पहुंचे। करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद जब सोनू सूद बाहर आए तो उन्होंने सब कुछ ठीक होने का दावा किया और 2 टूक कहा कि वो आगे भी मजदूरों की मदद करते रहेंगे। जिनको हमारी जरूरत है हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। हालांकि जब उनसे संजय राउत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात टाल दी। थैंक यू दादा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर।
जिसके बाद संजय राउत के तेवर भी बदले नजर आए और उन्होंने इस मामले में न्यूज 18 के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सर मुलाकात पे कुछ बोलेंगे? सर कुछ तो बोल दीजिए। हालांकि जिस समय मातोश्री में उद्धव ठाकरे और सोनू सूद की मुलाकात हुई उस समय संजय राउत ने एक ट्वीट किया और इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने शिवसेना को घेरने का मौका नहीं छोड़ा और संजय राउत के हमले के बाद सीएम के सोनू सूद से मिलने पर सवाल उठा दिया। जब सोनू सूद उनके निवास पर है उसी समय शिवसेना के नेता सोनू सूद को नीचा दिखाने के लिए टिप्पणी करते हैं। ये कैसा दोगलापन है? जबकि इस मामले में मध्यस्थता करने वाले और कांग्रेस के कोटे से उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख ने पूरे विवाद को बेबुनियाद पर ठहराया। ऐसी कोई ये नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन मीडिया ने उसको अनप्रोपोर्शनली उठा दिया था, उसको जो है खत्म करने का काम किया। मेरे ख्याल से सोनू सूद एक अच्छा इंसान है। इस बीच इस मामले में सोनू सूद ने एक बार फिर से बयान दिया कि ये साफ कर दिया कि उनका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है और वो केवल लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका काफी सपोर्ट भी मिला है बीजेपी की तरफ, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को किसी से नहीं। आई थिंक एवरीवन फ्रॉम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी एवरीवन हैज सपोर्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट आल्सो फॉर सपोर्टिंग अस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन के वायरल वीडियो पर एक पुलिस वाला घिर गया। घटना एक दिन पहले की है जब कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद शहर के बिरगांव इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। और इसके बाद उरला थाने में तैनात नितिन उपाध्याय नाम के एक पुलिस वाले का वीडियो सामने आया जिसमें वो कंटेनमेंट जोन से गुजरने वाले लोगों को बेरहमी से पीटता दिखा। मारपीट के एक वीडियो में नितिन 2 बाइक सवार लोगों के सामने खड़ा दिखाई दिया। एक को तो उसने जाने दिया, लेकिन बाइक से सामान लेकर जा रहे दूसरे आदमी पर वो लाठी लेकर टूट पड़ा। इसी तरह सड़क से गुजर रहे एक साइकिल सवार की भी उसने पिटाई कर दी। एक दूसरे वीडियो में पैदल जा रही एक महिला और उसके बेटे को पुलिस वाले ने सड़क पर रोक लिया। पहले तो वो महिला से कुछ पूछता दिखा, लेकिन अगले ही पल उसने महिला के बगल में खड़े लड़के को पीटना शुरू कर दिया। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और लगातार लड़के पर लाठी चलाता रहा। कंटेनमेंट जोन में लोगों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने आरोपी पुलिस वाले नितिन उपाध्याय को छुट्टी पर भेज दिया और मामले में जांच के आदेश दे दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। गुजरात के सूरत में देर रात रघुवीर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिछले साल रघुवीर मार्केट में आग लगने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रोहित शर्मा का अपनी बेटी के साथ मस्ती करने का एक वीडियो वायरल हो गया। रोहित शर्मा का मुंबई में अपनी बेटी के साथ घर में मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुणे हाईवे पर एक सब इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाया और कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात इन सभी पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में बच्चों की तस्करी के मामलों पर चिंता जताई और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से फिलहाल धार्मिक जगहों को खोलने का फैसला टाल दिया। गुजरात के वडोदरा में जमानत पर बाहर आए एक हत्या के आरोपी पर जुलूस निकालने का आरोप लगा, जबकि कोरोना वायरस संकट के बीच किसी भी तरह के भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक है। तमिलनाडु के मदुरई में एक अस्पताल में हथियारों के साथ घुसे 4 लोगों ने वहां भर्ती एक मरीज की हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि मारे गए मरीज पर एक आदमी की हत्या का आरोप है। दिल्ली में कोरोना वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका है, जिस पर चर्चा के लिए SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है। कम्युनिटी स्प्रेड तब माना जाता है जब वायरस उन लोगों को भी चपेट में लेना शुरू कर देता है जो ना तो विदेश गए हैं और ना विदेश से लौटने वालों के संपर्क में आए हैं और ना ही कोरोना के किसी मरीज के संपर्क में आए हैं। मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मीटिंग होगी SDMA की और उस पर एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होगी। और अगर ये होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, अगर SDMA में बैठ के एक्सपर्ट्स की राय से ये तय होता है, तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बदलनी होगी, उस पर चर्चा होगी।
अनलॉक 1 में नए नियमों का पालन करते हुए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की इजाजत मिली। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण 19 मार्च से सभी मंदिर बंद कर दिए गए थे। सोमनाथ से लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर के पट खुलने से भक्तों की मुराद पूरी हो गई और सोमनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर यह खुशी साफ साफ दिखी। सोमनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना जरूरी कर दिया गया और टनल से गुजरने से पहले और इसके बाद आपस में दूरी बनाए रखने के तमाम इंतजाम नजर आए। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक भक्तों को पूजा की इजाजत मिली, लेकिन आरती के वक्त महादेव दर्शन पर रोक लगा दी गई। मंदिर में जो आरती होती है उसमें श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं है। सोमनाथ की तरह उज्जैन का महाकाल मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए 80 दिनों के बाद खुल गया। यहाँ भी भक्तों को मास्क के बगैर दर्शन की इजाजत नहीं है। मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन की हिदायत को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए जो महाकाल के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए मानना जरूरी कर दिया गया। नियमों का पालन करते हुए दर्शन दिए जाएंगे। पूजा सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। कांग्रेस के नेता संजय झा ने एक लेख के जरिए अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगाया। संजय झा ने दावा किया कि नेतृत्व की कमी की वजह से पार्टी कोरोना संकट के दौरान कोई मुद्दा तैयार नहीं कर पाई। संजय झा ने कुछ चुनावों में मिली हार से कोई सबक नहीं लेने का आरोप भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाया। आज हमारी पार्टी पर यदि लोगों का भरोसा कम हो चुका है तो इसका कारण क्या है और इसका एक तरीके से समाधान क्या है, इसका सुलझन क्या है, इन सब चीजों पर बातचीत हुई नहीं। ए के एंटनी रिपोर्ट के बारे में बहुत चर्चा होती है। ए के एंटनी रिपोर्ट आप पूछ लीजिए कितने कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने पूरे रिपोर्ट को पढ़ा है, और यदि पढ़ा है तो उसके बारे में हमने किया क्या। देखिए यही सब प्रश्न है। मैं समझता हूं कि मैंने ऐसे मुद्दों को उठाया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम अपनी पार्टी के प्रवक्ता संजय झा के बयान से सहमत दिखे। उन्होंने संजय झा के सवालों को पार्टी की आलोचना मानने से इनकार किया। संजय निरुपम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संजय झा के उठाए सवालों पर ध्यान देने की अपील की। तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। अगर इन बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर इसकी तरफ पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, जो हमारे हाईकमान के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर की इस हलचल ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस में हाईकमान कल्चर होने का आरोप लगाया और पार्टी को इससे सबक लेने की नसीहत दी। संजय झा का ये कहना कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, दिल्ली से ही सब कुछ होता है, हाईकमान कल्चर है, एकदम सही है। जो बातें देश में मीडिया के जरिए और विपक्षी दल के जरिए कही जाती थी, उस घुटन को कांग्रेस के अंदर उनके तर्जमान, उनके प्रवक्ता, उनके स्पोक्सपर्सन भी महसूस कर रहे हैं। अनलॉक 1 में छूट मिलते ही मुंबई में ऑटो और टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑटो चलाने वालों के साथ ही यात्रियों के लिए भी कई नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया गया, जिसके बाद शहर में ऑटो और टैक्सी वाले यात्रियों के इंतजार में खड़े दिखे। हालांकि पहले के मुकाबले लोग कम होने से ऑटो वाले थोड़ा परेशान भी दिखे। अभी फिलहाल पैसेंजर्स का उतना रिस्पांस नहीं है। रोजी रोटी की समस्या थी, वो धीरे धीरे अब दूर हो जाएगी। करीब 2 महीने बाद सेवा शुरू होने से ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों ने जल्द ही सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद जताई। थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, खाने पीने का थोड़ा बंदोबस्त हो जाएगा आज से। ऑटो सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों ने भी राहत महसूस की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चालू हो गया तो थोड़ा भी सुविधा मिल रहा है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। अमेरिका के फिनिक्स में एक बन रही इमारत में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही देर में भयंकर रूप ले लिया। हादसे वाली जगह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते देखे गए। काफी देर बाद आग बुझा ली गई। बिहार के मुंगेर में जमालपुर रेल इंजन कारखाने के इंजीनियरों ने एक रोबोटिक ट्रॉली बनाई जो कोरोना के मरीजों का इलाज करने में मददगार हो सकती है, क्योंकि इस ट्रॉली के जरिए मरीजों को दवा, खाना या सैनिटाइजर पहुंचाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ट्रॉली 20 मीटर की दूरी से एक रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्देशित होती है। इस ट्रॉली में एक कैमरा लगा है जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक इंटरफेस का काम करती है और संवाद करने में उपयोग आती है। बताया गया कि संजीवनी नाम की इस रोबोटिक ट्रॉली को बनाने में 20,000 रुपए की लागत आई।
अहमदाबाद के एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों ने नाच गाकर तनाव दूर करने की कोशिश की। अस्पताल के वायरल हो रहे वीडियो में मरीजों को गरबा करते हुए देखा गया। पीछे खड़े स्वास्थ्यकर्मी गरबा कर रहे कोरोना मरीजों का वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीजों को तनाव से बचाने के लिए इस तरह की पहल की गई। अस्पताल में कोरोना मरीजों के गरबा करने के कई वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से होटल और रेस्टोरेंट पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कई खास इंतजाम किए गए। और चंडीगढ़ में तो रेस्टोरेंट खुलते ही लोगों की चहल पहल भी बढ़ गई। कई लोग पूरे परिवार के साथ खाना खाने पहुंच गए। मिस कर हुए थे, 2 मंथ्स के बाद निकले। यहाँ पे आके हमें कंफर्टेबल लगता है हमेशा कि यहाँ पे बेस्ट है, सब कुछ ठीक लगेगा, तभी यहाँ पे आए हैं। सभी रेस्टोरेंट में नियमों का भी ध्यान रखा गया और लोगों से भी इनका पालन करने की अपील की गई। कई प्रोटोकॉल हैं जिसका पालन कस्टमर्स को भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आते ही हाथ सैनिटाइज करने होंगे। अगर चेहरे पर मास्क नहीं है तो होटल के स्टाफ की ओर से आपको वार्निंग भी दी जाएगी और मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेस्टोरेंट आने वाले लोग स्वस्थ रहें, इसलिए उन्हें कई जगह काढ़ा भी दिया गया। इसको काढ़ा बोलते हैं और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें हमने हल्दी, अदरक, गलोई, काली मिर्च, तुलसी डाल के इसको बनाया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भोपाल से भी सामने आई। होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारी मास्क पहने नजर आए, जबकि साफ सफाई के साथ एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर भी खास ध्यान दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक पुलिसकर्मी के जन्मदिन पर केक काटकर उनका हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री अनिल देशमुख पुणे से मुंबई लौट रहे थे और हाईवे पर तैनात एक पुलिसकर्मी के जन्मदिन की जानकारी मिलते ही वो उनके लिए केक लेकर पहुंचे और गाड़ी के बोनेट पर ही केक कटवाकर पुलिस वाले को जन्मदिन की बधाई दी। ये पुलिसकर्मी लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही लगातार इस हाईवे पर तैनात है और यही वजह रही कि राज्य के गृह मंत्री ने जन्मदिन की बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाया। बीजेपी ने बिहार के बाद ओडिशा के लोगों के लिए वर्चुअल रैली की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह के निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी रही। वर्चुअल रैली को भविष्य की राजनीति के तौर तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कोरोना संकट ने देश की राजनीति का रंग बदल दिया है। तो बीजेपी ने भी अपनी सियासी चाल बदल ली। इसी की आहट बीजेपी मुख्यालय में तब मिली जब अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित करने पहुंचे। अमित शाह ने दिल्ली से ओडिशा के लोगों को संबोधित किया और इसे ओडिशा जनसंवाद नाम दिया। वर्चुअल रैली में अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ओडिशा को बीजेपी का किला बनाने की अपील की और नागरिकता कानून और राम मंदिर से लेकर 3 तलाक तक जैसे मुद्दे उठाए। हालांकि यहां भी उनके निशाने पर कांग्रेस ही रही। वंशवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत रही। तुष्टीकरण की राजनीति करना गरीबों के सामने कांग्रेस पार्टी ने कभी देखा नहीं। इस रैली का मकसद मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताना था और अमित शाह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे मुद्दों को सरकार की उपलब्धियों के रूप में गिनाया। 70 साल से देश की जनता राह देखती थी। ये धारा 370 और 35 से कब चले जाए, कब हमारा कश्मीर साच अर्थ में हमारा हो जाए, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 और 35 से को हटाने की। रैली में मुख्य मंच पर ओडिशा से जुड़े कुछ नेता नजर आए और उनकी कुर्सियों के बीच दूरी भी दिखी। कोरोना संकट के बीच जनता से संवाद की बीजेपी की इस पहल पर कांग्रेस ने तंज कसा और इसे फिजूल खर्ची करार दिया। 110 या 150 करोड़ की राशि का इस्तेमाल किया गया है इस अराजनीतिक रैली के लिए, और वो कोविड के वक्त जहां पैसे को गिन रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अमित शाह के बयान पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद ट्विटर पर एक ट्वीट किया और लिखा कि एक शायराना अंदाज उन्होंने दिखाया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की रक्षा नीति का मजाक उड़ाया और चीन से जुड़े सीमा विवाद की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसी शायराना अंदाज में ट्विटर पर राहुल गांधी को जवाब दिया। यही नहीं, अपनी दूसरी वर्चुअल रैली में अमित शाह ने फिर अपने बयान को दोहराकर कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधा। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम, और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को नसीहत दी कि वो चीन मामले पर सलाह ना दें। राजनाथ सिंह का ये बयान राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद आया। भारत की नीति रही है, हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर बहुत हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। दो देशों का विवाद हो तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजनाथ सिंह पर पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा कि आदरणीय राजनाथ जी, सवाल पूछो तो सवाल पूछते हैं, हुकूमत वाले अब जुबान पूछते हैं, कुछ बाजुए ताकत तो आजमाए जनाब, हम हिंदुस्तान हैं, लाल आंख का अंजाम पूछते हैं। सादर समस्त भारतवासी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक धर्मशाला को बेचने की खबरों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाके के लोगों ने दावा किया कि उनके विरोध के बावजूद मुस्लिम समुदाय के एक आदमी को धर्मशाला बेच दी गई। इलाके में तनाव का माहौल होने की वजह से ममता सरकार में मंत्री मलय घटक खुद लोगों के बीच पहुंच गए, लेकिन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मंत्री मलय घटक की मौजूदगी में नारेबाजी की गई और धर्मशाला को बेचने का विरोध जताया गया। इलाके की टीएमसी पार्षद ने भी धर्मशाला को बेचने के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोगों ने दीवारों पर कुछ पोस्टर भी चिपका दिए जिनमें यह लिखा था कि वो किसी भी कीमत पर धर्मशाला को बेचने का फैसला नहीं मानेंगे। हंगामे के बीच ममता सरकार में मंत्री मलय घटक ने भी लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि वो भी धर्मशाला को बेचने के खिलाफ हैं। आप लोग निश्चित रहिए, ये धर्मशाला जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके लिए कुछ भी होगा तो उसका लड़ाई हम लोग करेगा। मंत्री मलय घटक के आश्वासन के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। इस घटना पर बीजेपी ने टीएमसी पर काफी संगीन आरोप लगाए। ये मुझे एकदम यकीन है कि इसके पीछे ईंधन भी तृणमूल सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों का ही है, दबाव भी उन लोगों का ही है। इलाके के लोगों का दावा है कि 1948 में बनी इस धर्मशाला को जिस आदमी को बेचा गया है वो मुस्लिम है, जिसकी वजह से इलाके में इस मामले पर तनाव बना हुआ है। दिल्ली में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई और इसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बताया गया। पिछले 2 महीने में राजधानी में 6 भूकंप के झटके लग चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक जवान की कोरोना वायरस से मौत हो गई। यह पहला मामला है जब कश्मीर में कोरोना वायरस से सीआरपीएफ के जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश भर में अब तक सीआरपीएफ के 4 जवानों की इससे मौत हो चुकी है। मॉनसून आने से पहले ही गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। भावनगर में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। वीवीएस लक्ष्मण ने युवराज सिंह की तस्वीर शेयर करते हुए उनकी तारीफ की और बताया कि 2011 वर्ल्ड कप में कैंसर की बीमारी के बावजूद उन्होंने भारत को यह खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में आए तूफान की वजह से परेशान लोगों की मदद के लिए बीजेपी नेताओं ने राहत का सामान भेजा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामान से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बताया गया कि इन ट्रकों में खाने पीने के सामान के साथ ही छतें बनाने के लिए टीन शेड और बिजली के लिए सोलर प्लेट भी भेजी गई है, ताकि तूफान की वजह से परेशान लोगों की मदद हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से दी गई मदद को नाकाफी बताते हुए परेशान लोगों को कैश पैसे देने की भी मांग की। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी मदद घोषित की है वो बहुत छोटी है। लोगों को कैश कुछ न कुछ पैसा ये सीधा उनको देना चाहिए। अकाउंट में दे सकते हैं, अकाउंट में देना चाहिए, आवश्यकता होगी तो कैश देना चाहिए। पर कोलकाता में कुछ लोग बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता और उनके समर्थकों से भिड़ गए। घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी नेता कोलकाता के विधाननगर इलाके में अपने एक बीमार कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे, लेकिन तभी वहां कुछ लोग उनके समर्थकों से भिड़ गए और उन्होंने सफेद टी शर्ट पहने एक आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पीली टी शर्ट पहने एक आदमी को भी जमीन पर गिराकर मारा गया। ये देख बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता ने वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ी और बीजेपी नेता को घेर लिया। हंगामा कर रहे लोगों ने बीजेपी नेता के साथ भी धक्का मुक्की की। फिर जैसे ही सब्यसाची दत्ता के सुरक्षा कर्मी उन्हें निकालने लगे तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने टीएमसी नेता सुजीत बोस के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी।
हंगामे को बढ़ता देख बीजेपी नेता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी के वहां से निकलने के बाद भी काफी दूर तक उनका पीछा किया गया। बीजेपी ने इस हंगामे और मारपीट के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया और राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ये बंगाल में हर जगह हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा में ये हो रहा है, उनके सभी कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। पोलैंड में आए एक ताकतवर तूफान ने वहां कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। मध्य और दक्षिणी पोलैंड में के कुछ इलाके इस तूफान की चपेट में आए, जहां तेज हवाओं की वजह से लोगों के मकानों की छतें तक उड़ गईं। कई मकान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तेज हवाओं की वजह से बिजली सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। इस बड़े इलाके की बिजली ठप हो गई। तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को दोगुना कर दिया। तूफान के बाद राहत बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे और लोगों की मदद का काम शुरू किया। अनलॉक 1 में रियायत मिलने के बाद नए नियमों के तहत मस्जिदों और गिरजाघरों को भी खोल दिया गया। कुछ दिनों पहले 8 जून से कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट पर लगे ताले को दोपहर की नमाज के वक्त नमाजियों के लिए खोल दिया गया। थोड़ी ही देर में मस्जिद के अंदर काफी लोग नमाज पढ़ने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। दो नमाजियों के बीच फासला बना रहे, इसका भी ख्याल रखा गया। लोग तय दूरी पर खड़े होकर ही नमाज अदा करते नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में, जहां आम नमाजियों के लिए आज मस्जिद खोल दी गई है। जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसी तरह लखनऊ में भी ईदगाह की मस्जिद सुबह की नमाज के वक्त खोल दी गई, जिसके बाद लोगों ने 5-5 की संख्या में नमाज अदा की। करीब 2.5 महीने बाद खुली इस मस्जिद में लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर जाने दिया गया। ये लोग मुंह को मास्क से ढके भी नजर आए। कई दिनों बाद मस्जिद पहुंचे लोगों ने वहां नमाज अदा करने पर खुशी जाहिर की। लोगों में बड़ी खुशी है कि आज से तमाम इबादत गाहें खोल दी गई और आज आपने देखा कि यहाँ ईदगाह की मस्जिद में फजर की नमाज अदा हुई। ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु के गिरजाघरों से भी सामने आईं, जहां कई दिनों बाद खुले एक चर्च में लोगों ने पादरी की मौजूदगी में प्रार्थना की। यही नहीं, बेंच पर बैठने के दौरान लोग फासला बनाए रखें, इसका भी खास ख्याल रखा गया। एक बेंच पर 2 लोग ही बैठे नजर आए। इसके अलावा प्रार्थना करने पहुंचे सभी लोग अपने मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल की तैयारी देखने के लिए पहुंचे सीएम योगी ने भी सावधानी बरती और वो चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। अस्पतालों में कोरोना के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में खास मशीन मुहैया कराई है। ये मशीन महज 1 से 1.5 घंटे में ही ये बता सकती है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं। आजमगढ़ के जिला अस्पताल को भी ये मशीन दी गई है, जिसके काम को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने वहां का दौरा किया। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के साओ पाउलो में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के विरोध में लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के अलावा अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। और शाम होते होते लोगों का ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी और सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हंगामा कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इससे पहले बड़ी तादाद में लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए और एक मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर और बैनर थामे हुए भी दिखे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वहां के राष्ट्रपति पर भी रंगभेद का आरोप लगाया। Tomadas por controle, só que infelizmente quando você é negro, a Covid não é a única coisa que te mata. O Estado te mata também, a branquitude te mata também. गुजरात के राजकोट में एक फ्लाईओवर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ये फ्लाईओवर काफी पुराना था, जिसकी दीवार की हालत बेहद खराब होने की वजह से वो ढह गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क से ट्रैफिक गुजरता दिखा। तभी फ्लाईओवर के पास से एक ट्रक निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद दीवार गिर गई। इस ट्रक के पीछे 2 लोग अलग अलग स्कूटर से जाते दिखे, जिन पर ये दीवार गिरी। ये लोग दीवार के मलबे में दब गए। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग उन्हें मलबे से निकालते नजर आए। इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के बीच अब ये वायरस दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के दफ्तर में कोरोना का पहला मामला सामने आया है और चुनाव आयोग में काम करने वाला एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव अधिकारी के दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम भी तेज कर दिया गया।
कोरोना का मामला चुनाव आयोग में सामने नहीं आया था, लेकिन अब एक मामला सामने आ चुका है। तो जो अंदर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सहमे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। करीना कपूर और सैफ अली खान का अपने बेटे तैमूर के साथ एक वीडियो वायरल हो गया। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद करीना कपूर और सैफ अली खान का अपने बेटे तैमूर के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें करीना और सैफ को लोग टोकते सुनाई पड़े। इन लोगों ने कोरोना वायरस संकट में बच्चे को बाहर न लाने की नसीहत दी और छोटे बच्चों को बाहर नहीं लाना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव को एक खत लिखा और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका वापस लेने पर धन्यवाद दिया। इससे पहले 2018 में रिश्तों में आई खटास की वजह से शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन इलाके के लोगों ने दक्षिण पूर्व जिले की डीएम को एक कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में पिछले 65 दिनों से कंटेनमेंट जोन बनाए गए निजामुद्दीन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती का विरोध किया गया और दावा किया गया कि इसकी वजह से इलाके के कई युवा डरे हुए हैं। साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया कि इलाके में कोरोना वायरस के केस सामने नहीं आने के बावजूद इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सभी टीचरों को 10 जून को होने वाली एक बैठक में शामिल होने को कहा, जबकि सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों को 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करेंगे और ये वर्चुअल रैली सुबह 11 बजे होगी, जिसमें अमित शाह ममता सरकार के 9 साल की 9 खामियां गिनाएंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पिछले 2 दिन में बिहार और फिर ओडिशा को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित कर चुके हैं। 65,000 बूथों पर बंगाल बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को खास संदेश दिए हैं और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि आज बंगाल में करीब 5 लाख लोग फोन और एलईडी स्क्रीन के जरिए अमित शाह को सुनेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे अमित शाह की ये वर्चुअल रैली काफी अहम मानी जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल इकाई का फिर से गठन किया था। गुजरात के सूरत में बॉयलर से जुड़े एक पाइप के फटने से एक कंपनी में काम कर रहे 6 मजदूर झुलस गए। अचानक हुए इस हादसे में मजदूरों को बचने का मौका भी नहीं मिला और पाइप के फटने के बाद उबले हुए पानी के गिरने से 6 मजदूर पूरी तरह से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी के हाथ पर पानी गिरा तो किसी का पैर झुलस गया। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती इन मजदूरों में कुछ ही होश में दिखे। सो गए थे, सोने के बाद में वहाँ से पैकिंग थोड़ा लीकेज हुआ, तो जो जिस कंडीशन में तो वहाँ पे जिस कंडीशन पे सोए हुए थे वो हिसाब से उनको पर थोड़ा गर्म पानी गिरा था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अनलॉक 1 के तहत 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद खोली गई श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहले ही दिन पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रहा एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। पीपीई किट में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क, दस्ताने और सूट जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरण होते हैं। लेकिन बताया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पीपीई किट पहनकर तैनात पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी के वक्त बेहोश होकर गिर गया। कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस कर्मियों ने कांस्टेबल को उठाकर एक बेंच पर लेटाया और पीपीई किट में शामिल उसका सूट उतारा गया। जैसे ही सूट उतरा, पुलिसकर्मी पसीने में तरबतर नजर आया। यहाँ पर जो आज से मंदिर खुले थे और मंदिर खुलने के बाद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, जो लोगों के भक्तों के चेकिंग के लिए लगाए गए थे, उन जो पुलिसकर्मी हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी को पानी पिलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बेसुध था। मंदिर में ही तैनात एक दारोगा ने बताया कि बोलने के बावजूद मंदिर में पीपीई किट पहनकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए कूलर का इंतजाम नहीं किया गया। 5 मिनट भी नहीं सहन कर पा रहा है उस पीपीई किट को, और कूलर के लिए व्यवस्था की कहा गया था, तो अभी तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी होश में आया और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। दिल्ली के कल्याणपुरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से झुग्गियों में अचानक आग लग गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब थोड़ी ही देर में आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। झुग्गियों से आग से लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उसके निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। आग लगने की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझा ली, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। सरकार से रियायत मिलने के बाद देश भर में नए नियमों के तहत सभी गुरुद्वारों को खोल दिया गया। करीब 2.5 महीने बाद पंजाब के अमृतसर में मौजूद मशहूर स्वर्ण मंदिर में कई लोगों ने जुटना शुरू कर दिया।
और लोगों को महामारी से बचाने के लिए वहां एक टनल लगा दिया गया ताकि लोग सैनिटाइज होकर ही अंदर जाएं। इसके अलावा वहां हाथों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था की गई। डॉक्टरों की टीम लोगों की स्क्रीनिंग करते हुए भी नजर आई, जबकि कुछ कर्मचारी लोगों के बैठने की जगह को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा, मन की श्रद्धा पूरी होगी। कुछ ऐसे ही इंतजाम चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारे में भी देखने को मिले। गुरुद्वारे की एंट्री पर ही मेडिकल टीम की मौजूदगी के साथ कई दूसरी व्यवस्थाएं भी नजर आईं। एंटर करते ही यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर एक मेडिकल टीम भी है जो कि थर्मल स्कैनिंग कर रही है। मास्क लगा के अगर कोई नहीं आएगा तो उसके लिए मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया है। गुरुद्वारे में दर्शन के लिए पहुंचे लोगों के बीच फासला बनाए रखने के लिए फर्श पर कुछ निशान भी बनाए गए। ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद बंगला साहिब गुरुद्वारे से भी सामने आई, जहां गुरुद्वारे पहुंचे लोगों के लिए टनल का इंतजाम किया गया ताकि वो सैनिटाइज होकर ही अंदर जाएं। इसके अलावा वहां कुछ कर्मचारियों को भी तैनात किया गया जो लोगों को फासला बनाए रखने के नियम का ध्यान दिलाते रहे। जो यहाँ सेवक मौजूद हैं वो तमाम लोगों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरी तरफ टेम्परेचर जांच के लिए मशीन लगाई गई है और एक बड़ी मशीन है जो सैनिटाइज करती है। इसी तरह चांदनी चौक में मौजूद सीसगंज साहिब गुरुद्वारे में भी लोगों को एंट्री देने से पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को साफ करके मत्था टेकने के लिए आगे जाएं, इन सब के लिए कुछ लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई। लगभग 20 सेवादार आगे पीछे एक शिफ्ट में होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक जेल में बंद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि कैदियों के दो गुट के बीच ड्रग्स की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। हालात बिगड़ता देख बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिन्होंने आंसू गैस के गोले दागकर कैदियों को काबू करने की कोशिश की। बाद में पुलिस वाले जेल के अंदर पहुंचे और हंगामा कर रहे कैदियों को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। इस झड़प में एक कैदी घायल हो गया, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बवाल करने वाले कैदियों को भी दूसरी जगह भेज दिया गया। पाकिस्तान के कराची में एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। हादसे वाली जगह पर चारों तरफ बस मलबे का ढेर बिखरा दिखाई दिया, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीनों को उसे हटाने के काम में लगाया गया। सेना के जवान और पुलिसकर्मी मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। इस 5 मंजिला इमारत में 40 कमरे थे, जिनमें कई परिवारों के लोग रहते थे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कुछ इंतजामियों को बुलाए, कुछ करे, अभी भी लोग फंसे हुए हैं। बताया गया कि ये इमारत बेहद पुरानी थी और उसकी जर्जर हालत को देखते हुए वहां के प्रशासन की ओर से इसे काफी पहले ही खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर अब भी कुछ लोग इसमें रह रहे थे। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2553 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 88,528 हो गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3100 के आंकड़े को पार कर गया है। राज्य में अब तक 40,975 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं और घर गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गया। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1700 लोगों की करीब मौत हुई है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने 29 पुलिस अफसरों को फटकार लगाई जो पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं और ड्यूटी से गायब रहते हैं। डीजीपी का वो पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों के सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में हाजिर न रहने पर चिंता जताई। साथ ही 6 जून को लिखे इस पत्र में डीजीपी ने ड्यूटी के दौरान लापता रहने वाले अधिकारियों का ब्यौरा भी जारी कर दिया और बताया कि इनमें 3 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर ऑफिस आते ही नहीं, जबकि 12 पुलिस अफसर दोपहर के बाद अपने अपने दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय में तैनात 14 अफसर ऐसे हैं जो लंच ब्रेक के नाम पर 2 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं, जबकि लंच ब्रेक सिर्फ 30 मिनट की होती है। हालांकि डीजीपी विवेक जौहरी ने बिना नाम लिखे ही उन सबको आगाह किया कि उनका इशारा जिन पुलिस अफसरों की तरफ है वो खुद समझ जाएं और समय से ऑफिस आकर ड्यूटी करें। तेलंगाना में 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संकट में 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और सभी छात्रों को पास करने का फैसला लिया। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए गए, लेकिन अभी पार्क में बाघों को देखने के लिए एक गाड़ी में सिर्फ 3 सैलानी ही जा सकेंगे।
न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां शादियों के साथ बसों और ट्रेनों पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की आखिरी मरीज के ठीक होने के बाद पिछले 3 दिनों में इसका कोई मामला सामने नहीं आया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1007 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29,943 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 17 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर अब 874 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 358 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। उधर गुजरात के द्वारका में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में काफी ज्यादा पानी भर गया। इस बीच एक कार पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। काले रंग की ये कार झमाझम बारिश के बीच पानी में आधी डूबी नजर आई और सड़क पर तेजी से बहते पानी के साथ बहती चली गई और कुछ दूर पर जाकर पूरी तरह पलट गई। तो गुजरात के द्वारका की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बारिश के बीच ये जो कार काली कलर की आपको दिख रही है, वो पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए काफी दूर तक निकल गई, उसके बाद आगे जाकर पूरी पलट गई। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद नियमों के तहत यूपी की अदालतों में कामकाज शुरू हो गया। कोरोना वायरस की वजह से 19 मार्च से बंद इलाहाबाद हाई कोर्ट भी मुकदमों की सुनवाई के लिए खुल गई और कोर्ट में पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम भी किए गए। लोग अंदर जाते वक्त दूरी बनाए रखने का ध्यान रखें, इसके लिए वहां गोल घेरे बने दिखाई दिए। मेन गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम के साथ हाथों को साफ करने के लिए प्लास्टिक की 2 टंकियां रखी नजर आईं। यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इस तरह से जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 से वकील अंदर जाएंगे और इसके साथ ही साथ गेट नंबर 3B से जो स्टाफ है वो अंदर जाएंगे। भीड़ को काबू में करने के लिए हाईकोर्ट के बाहर काफी बैरिकेडिंग भी की गई और तो और कोर्ट पहुंचने वाले वकीलों और दूसरे लोगों के लिए पार्किंग का इंतजाम भी वहां से थोड़ी दूरी पर किया गया। वहीं कोर्ट में वकीलों की एंट्री के लिए भी कई नियम बनाए गए। सिर्फ पैंट और शर्ट और मास्क और जो प्रॉपर गाइडलाइन है सरकार का और माननीय उच्च न्यायालय का, उसका पालन करते हुए वकील आ सकता है। इसी तरह गोरखपुर की सिविल कोर्ट भी रियायत मिलने के बाद खुल गई और अपने अपने काम के लिए लोगों का वहां आना जाना शुरू हो गया। कोर्ट में कामकाज के दौरान सभी लोगों ने नियमों को ध्यान में रखा और ज्यादातर लोग मुंह को मास्क से ढके भी नजर आए। सभी लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, जिनको जरूरी है उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। अधिवक्ता भी पूरी संख्या में नहीं आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 426 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,613 हो गई है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत होने के बाद आंकड़ा बढ़कर 405 हो गया है। कोरोना संकट के बीच फसलों की बुआई के लिए मजदूर नहीं मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। लॉकडाउन की वजह से पंजाब में काम करने वाले मजदूर गांव लौट गए, जिसकी वजह से अब किसानों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लुधियाना रेलवे स्टेशन के बाहर मजदूरों के इंतजार में किसानों की भीड़ जुट गई। मजदूर नहीं मिलने से किसानों के लिए फसल की बुआई करना भी मुश्किल हो गया। हमें 4-5 दिन हो गए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो लेबर का इतना नहीं था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से बहुत हो रहा है। पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने के बाद भी किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। पहले 3,000-2,500 ज्यादा से ज्यादा, अभी 6,500-7,000 मांगते हैं। नहीं, मजदूरों की कमी से परेशान किसानों ने मशीन से फसल की बुआई की भी कोशिश की, लेकिन मशीनों की संख्या कम होने की वजह से कई किसानों को मशीन ही नहीं मिल पाई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पुलिस को एक तमंचा भी मिला। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ बादलपुर इलाके में हुई। पुलिस अब बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद पर राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर शायराना जंग जारी है। राहुल गांधी ने सीमा विवाद पर सवाल पूछा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शायरी के जरिए जवाब दिया था। राजनाथ सिंह ने लिखा था कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी साफ किया कि भारत चीन सीमा विवाद पुराना है और मोदी सरकार इसे सुलझा लेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्विटर पर राजनाथ सिंह से कई सवाल पूछे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस हिरासत में कैद 2 आरोपियों को छुड़ाने कोतवाली गए कुछ लोगों के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि पुलिस ने शराब पीकर झगड़ा करने के आरोप में 2 युवकों को पकड़ा था, लेकिन आरोपियों के साथी उन्हें छुड़ाने के लिए कानपुर की बिल्हौर कोतवाली में आ धमके और पुलिस से ही भिड़ गए। ये लोग इस घटना का वीडियो बना रहे कांस्टेबल को खुद के नेता होने की धौंस भी देते सुनाई दिए। सब लोग पार्टी पदाधिकारी हैं। पार्टी के पदाधिकारी हो गए, थाने में बदतमीजी नहीं चलेगी किसी की। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद इन लोगों ने कोतवाली में भीड़ लगा दी और कई के मुंह पर तो मास्क तक नहीं दिखा। आरोपियों को छुड़ाने आया एक आदमी कोतवाली के अंदर बहस करता नजर आया। पुलिस से गाली गलौज भी की गई और तो और कांस्टेबल की वर्दी उतरवाने की धमकी भी दी गई। उतरती देखेंगे, उतरवा लेना जा, ठीक है। हालांकि इस वायरल वीडियो के साथ कहा जा रहा था कि ये लोग पुलिस की नाक के नीचे से ही आरोपियों को छुड़ा कर ले गए और पुलिस देखती रह गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के हिरासत में ही होने का दावा किया। कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा इस प्रकरण का वीडियो बनाया जा रहा था, जिसको उनके द्वारा विरोध किया गया। इस बात को लेकर कहा सुनी हुई है। जेडीयू नेता निखिल मंडल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महंगी शर्ट पहनने के आरोप में घेर लिया। 3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव किया था और इस दौरान उन्होंने जो शर्ट पहनी थी उसकी कीमत 47,000 रुपए से ज्यादा बताते हुए जेडीयू नेता निखिल मंडल ने एक ट्वीट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खुद को गरीबों का नेता बताने वाले तेजस्वी यादव महंगी शर्ट पहनते हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ उन्होंने एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जिसमें उस शर्ट के दाम लिखे दिखाई दिए। इसके उन्होंने पोस्टर भी छपवाए। आपके कथनी और करनी में फर्क है। जो आप ढोंग रचते हैं, एक प्रोपेगेंडा रचते हैं गरीबी के नाम पे वोट बैंक के खातिर, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है। तेजस्वी यादव पर महंगी शर्ट पहनने का आरोप लगते ही आरजेडी भी हमलावर हो गई। आरजेडी ने जेडीयू नेता निखिल मंडल को पहले खुद के गिरबान में झांकने की बात कही। शर्ट की बात जहां तक है, जिसके घर के दरवाजे खिड़की खुद शीशे के हों, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। मुंबई के पास ठाणे के डोंबिवली में पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी की पाइपलाइन टूटने से ऐसा लगा मानो कोई फव्वारा सड़क पर लगा दिया गया है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान वहां सड़क पर पानी ही पानी दिख रहा था। अनलॉक 1 में मिली रियायत के बाद कई राज्यों में बस सेवा शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी नए नियमों के तहत रोडवेज की बसें चलाई गईं। लेकिन बस सेवा बहाल करने से पहले वहां पूरी तैयारी की गई। बस अड्डे पर कोरोना वायरस से बचने के लिए रोडवेज के कर्मचारी हों या फिर बस के इंतजार में बैठे यात्री, सब मुंह पर मास्क लगाए दिखे। बस के अंदर यात्रियों के बीच तय दूरी बनी रहे, इसका भी ख्याल रखा गया। इतना ही नहीं, रोडवेज कर्मचारी यात्रियों का तापमान मापते भी नजर आए, जबकि ड्राइवर मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने और चेहरे पर शील्ड लगाकर गाड़ी चलाते नजर आए। हालांकि बस सेवा बहाल होने के पहले दिन भुवनेश्वर बस अड्डे पर पहले के मुकाबले यात्रियों की संख्या कम दिखी। जो पैसेंजर का पास नहीं है उनको मास्क दे रहे हैं, तो पैसेंजर गाड़ी के अंदर जाएंगे उनको हम सैनिटाइजर कर रहा हूँ। ओडिशा सरकार ने फिलहाल रोजाना राज्य के 22 शहरों में रोडवेज की 96 बसों को चलाने का फैसला लिया है। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पुलिस को एक तमंचा मिला। 50,000 के इनामी बदमाश की पुलिस की काफी वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी और इस बदमाश पर लूट, डकैती और हत्या के कई मामले चल रहे हैं। भूरे पठान नाम का एक अपराधी जो सन 2018 से डकैती एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 का इनाम था और वो जनपद बदायूं का रहने वाला था। उसकी गिरफ्तारी दौरान मुठभेड़ हुई है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने में आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के आदेश के मुताबिक बीमार लोगों की मदद के लिए दिल्ली सरकार के 28 अस्पतालों में सहायता केंद्र खोले जाएंगे। 24 घंटे खुले रहने वाले इन सहायता केंद्रों में 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में 2-2 लोग काम करेंगे और हर शिफ्ट में दिल्ली सरकार के 2 अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, जो मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने में आ रही दिक्कतों को दूर करने में उनकी मदद करेंगे। साथ ही रात की शिफ्ट में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस कांस्टेबल भी तैनात रहेगा। यही नहीं, जिस इलाके में अस्पताल होगा वहां के एसडीएम सहायता केंद्र के कामकाज की निगरानी करेंगे ताकि किसी तरह की कोताही न बरती जाए। के पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी को कोरोना वायरस हो गया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा रेल मंत्री शेख रशीद अहमद को कोरोना वायरस हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के सागर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का एक विवादास्पद टिकटॉक वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान का बताया जा रहा है, जब पुलिस बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही थी। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने सुझाव दिया कि अगर इस साल T20 वर्ल्ड कप न हो तो BCCI तब IPL करवा सकती है। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में मोर्टार भी दागे गए, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इससे पहले 7 जून को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के केरन और रामपुर सेक्टर में सीजफायर तोड़ा था। पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग जो है वो शुरू कर दी। ये उसका तो ये रूटीन है आजकल, कभी दगवार में कभी कसलियाँ में। तो आज खड़ी करमाड़ा को टारगेट किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट को, और साथ में जो हमारा गांव है पीछे रिहायशी इलाके तक उसके जो गोले